आ जा 50 ABC वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 31 मार्च को बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट 3 जन का दिया हुआ है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, डेटर, कैश। सबसे पहले क्या करेगा हम लोग, ये रिजर्व को तीनों में बांट देगा, ठीक है ना। ए का डेथ हो गया 1 अक्टूबर को और उसका एग्जीक्यूटर लोग क्या बोला है, गुडविल का वैल्यूएशन करना 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स। तो प्रीवियस 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। 4 साल का प्रॉफिट दे दिया। पेटेंट का वैल्यू कितना करना है 8,000, मशीनरी का 28,000, बिल्डिंग का 25,000। प्रॉफिट जो करंट ईयर का है वही सेम लेना है एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा पिक, ये वाला, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना देना है 10% और हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, ठीक है, लोन में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। पहले गुडविल का वैल्यूएशन करेगा। 4 साल का प्रॉफिट को ऐड किया, 60,000 आया, 4 से डिवाइड किया, 15,000 आया, 2.5 ईयर्स का परचेज बोला है तो 15,000 इंटू 2.5 37,500, ये पूरा फर्म का गुडविल हो गया। अब उसमें ए का शेयर कितना है, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2 मतलब 5/10 हो गया। हाँ, तो 37,500 इंटू 5/10 18,750। ये 18,750 कौन देगा, बी और सी देगा। किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। गेनिंग रेशियो नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 3:2 हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो 18,750 को 5 पार्ट में डिवाइड किया, एक जन देगा 3, एक जन देगा 2, ठीक है। प्रॉफिट क्या लेना है, वही लेना है सेम एज दैट ऑफ लास्ट ईयर। 2019-20 का प्रॉफिट कितना है 15,000। अच्छा, उसका डेथ कब हुआ, डेथ हुआ सितंबर में। तो अप्रैल से लेके सितंबर कितना महीना होता है, 6 महीना। तो 15,000 ये तो लास्ट ईयर का पूरा साल का प्रॉफिट है और इस साल भी 15,000 ही प्रॉफिट मान के चलो। तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, आधा, मतलब 7,500। उसमें ए का शेयर कितना होगा, ए शेयर 15,000 इंटू 6/12 इंटू 5/10 3750 उसका शेयर हो गया, ठीक है। तो गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया, प्रॉफिट उसको कितना मिलना है वो कैलकुलेशन कर लिया, रिजर्व कितना होगा 6,000 इंटू 5/10 3,000 मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे 10% के हिसाब से 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा 1,500 रुपया, ठीक है। अच्छा, बनाने क्या बोला है, एज कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री नहीं करना है। अच्छा, ए को जो जो मिलेगा ना वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो जो नहीं मिलेगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। पहले क्रेडिट साइड में क्या क्या मिलेगा उसको, रिजर्व मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा बी और सी से, ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, अच्छा रिवोल्यूशन अकाउंट भी करना है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी तो आएगा। अच्छा, रिवोल्यूशन क्या करना है, देखो बिल्डिंग कितना है 20,000, तो बिल्डिंग को क्या करना है, बढ़ाना है 5,000, तो 5,000 का वहाँ प्रॉफिट हो गया। और क्या है, मशीनरी 28,000, मशीनरी कितना है 30,000, 2,000 कमाना है तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया वहाँ पे। और पेटेंट क्या करना है 8,000, पेटेंट कितना है यहाँ पे 11,000, 3,000 कमाना है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग 5,000 बढ़ा दिया और पेटेंट और मशीनरी 5,000 दोनों मिला के कमा दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। ये का कैपिटल अकाउंट, पहले तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेगा, रिजर्व से जो आया वो लिख दिया। अच्छा, बी और सी से ये ना गुडविल का आया पैसा, ठीक है ना, शेयर ऑफ गुडविल। पीएल सस्पेंस लिख दिया हम लोग, प्रॉफिट जो 6 महीने का उसको मिलना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसका मिलना चाहिए था, ठीक है। वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 57,000, कैपिटल अकाउंट मिल गया यहाँ पे 57, वहाँ पे 57, कैपिटल अकाउंट खत्म। अब ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, वो वहाँ से टन के यहाँ पे आ गया, देखो हाँ, ये यहाँ से टन के यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। एस कैपिटल अकाउंट 57,000 आ गया, उसमें से आधा पे कर दिया, 28,500 पे कर दिया और बाकी एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, बस यहाँ पे लोन अकाउंट दिख जाएगा, यहाँ पे बैलेंस भी आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। प्रिया करम एंड अन्ना आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर से करम का लोन अकाउंट, ठीक है ना। रिजर्व है, रिजर्व को भी बांटना है पहले, और कैपिटल अकाउंट बोल दिया तीनों जन का, कैश बोल दिया, डेटर, बिल्स रिसीव, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस है, बिल्डिंग है। पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी हटाना पड़ेगा, ये भी एक तरह का लॉस है, ठीक है ना। करम का डेथ हो गया, बट करम का डेथ हो गया तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखो, करम का लोन भी है,
तो करम अपना कैपिटल प्लस उसको जो जो मिल रहा है वो तो लेके जाएगा, प्लस ये लोन का भी पैसा उसको वो लेके जाएगा, ठीक है ना। करम का डेथ कब हो गया? 12 जून को। अच्छा यहाँ पे 12 जून दे दिया तो 73 डेज होगा, सिंपल सा बात है। देखो कभी भी एग्जाम में देखना या तो मंथ्स के हिसाब से होगा या 73 डेज के हिसाब से होगा, क्योंकि 365 जो है वो 73 से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाई 73 होता है, ठीक है ना। और वैसे भी देखा जाए तो अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और यहाँ पे 12 दिन, तो वैसे भी 73 डेज होगा, ठीक है। His share in the profit of the fund till the date of his death, which will be calculated on the basis of average profit of the last 3 years. तो हमको लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। दे दो यहाँ पे प्रॉफिट वो द लास्ट 3 years बोल दिया, यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग क्या करेगा, इस साल का प्रॉफिट कितना लेना है, लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना। His share of goodwill of the firm which will be calculated on the basis of 2 years purchase, 2 years purchase मतलब लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेगा ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। अच्छा कुछ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में देखना, ऐसा लिखा हुआ रहता है गुडविल जो है कैलकुलेशन कर रहा है ऑन एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ऑफ। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में देखिए क्या, गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन 2.5 years ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला था, फिर उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई किया था, ये वाला पॉइंट देखो है ना, 2.5 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या होगा, टोटल प्रॉफिट को लास्ट में मल्टीप्लाई करेगा, एवरेज नहीं निकालना है इस केस में, प्लस हो जाएगा 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 को हम लोग क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3,60,000, वो फर्म का गुडविल होगा। इसमें एवरेज मत कर लेना, तो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना, ठीक है ना। करंट शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट 3 years का एवरेज लेना पड़ेगा, 30, 70 और 80, 180 को 3 से डिवाइड किया, 60,000 एवरेज प्रॉफिट होगा लास्ट 3 years का। तो इस साल भी 60,000 ही प्रॉफिट रखना है। तो 73 डेज का प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, ये 73 डेज का प्रॉफिट होगा, इंटू उसका शेयर कितना है 2/6। तो करम को कितना मिलेगा 73 डेज का प्रॉफिट पे से 4,000 रुपये। गुडविल कितना होगा, लास्ट 3 years का टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, 180, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा फंड का गुडविल हो गया, इनटू उसका शेयर कितना होगा 2/6 मतलब 1,20,000। ये 1,20,000 कौन देगा, प्रिया और अन्ना देगा। इंदर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, तो जो ऑड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो गया। ऑड रेशियो क्या है, 2:1 हो जाएगा। प्रिया है ना, प्रिया और अन्ना मतलब 3:1 हो जाएगा। प्रिया, करम, अन्ना, तो 3:2:1 ये तो चला ही गया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, और नया प्रॉफिट सेविंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगा। तो 1,20,000 को इंटू 3/4 किया, इंटू 1/4 किया, तो प्रिया इतना देगा, अन्ना इतना देगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन ओपनिंग बैलेंस पे 5% इंटू 73 डेज का, ठीक है। 1,00,000 पे 5% इंटू 73/365, उसका 1,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी एक तरह का लॉस है, वो लॉस कैसे बियर करेगा, जितना लॉस है इंटू 2/6 मतलब 40,000। ओपनिंग बैलेंस इसका आ गया 1,20,000, 1,20 ही था क्या, एक 20, नहीं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला हुआ था, देख लो लोकेश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना 5% जो लोन था उसका इंटरेस्ट है ये 1,000 रुपये, ठीक है ना। 1,20,000 उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया, रिजर्व से आ गया 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4,000 आ गया, प्रिया का कैपिटल ये गुडविल, ये दोनों मिला के गुडविल 90 और 30 मिल गया, उसका लोन अकाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो गया, तो टोटल मिला के उसका कितना हो गया 4,05,000, ठीक है। लॉस जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का है वो डेबिट हो गया इसका अकाउंट में, लास्ट में जाके उसका कैपिटल कितना बना 3,65,000, ठीक है ना, समझ गया। लाइफ पॉलिसी, इफ ए पार्टनर डाइज ए लार्ज सम ऑफ मनी मे बी पेबल टू हिज रिप्रेजेंटेटिव इफ द पेमेंट कैन नॉट बी डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब पोस्टपोन, हाँ कि मतलब उसका पेमेंट को अगर हम लोग पोस्टपोन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इट में अफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फर्म, हाथों हाथ अभी पैसा चला जाएगा पूरा फर्म का कैपिटल रिपेमेंट करने में।
Therefore, in order to provide for funds for payment to the deceased partner representative without affecting the firm's liquid position, some partnership firm may take up insurance policy on the life of the partners. ठीक है? The amount received against the policy on the death of the partner is used to settle the claims of the legal representative of the deceased partner. ठीक है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकता है? एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले सकता है, एक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी ले सकता है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी में तीनों जन का मिला के एक, और ये अलग अलग करके. बट लेकिन ये सब का प्रीमियम कौन पे करेगा? प्रीमियम विल बी पेड बाय फर्म. और फर्म के लिए ये क्या हो गया? फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया. ठीक है ना? जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये तो पता ही है, HS फर्स्ट उसमें किया ही था रिटायरमेंट में. बट इसमें थोड़ा ये चेंजेस आ सकता है. उसमें था सरेंडर वैल्यू कि सरेंडर कर रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे सरेंडर वैल्यू नहीं आएगा, सम एश्योर्ड आएगा. क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में तुम लोगों को क्या बोला था कि एक पॉलिसी लिया, मान लो कि उसका 10,000 रुपया प्रीमियम पे कर रहा है एवरी ईयर, पर एनम प्रीमियम पे कर रहा है. बट वो जॉइंट लाइफ जो पॉलिसी है वो 10 साल तक चलेगा, 10 ईयर्स तक चलेगा. बट उसका सरेंडर वैल्यू है 5 लाख रुपया मान लो. अच्छा, ये सरेंडर वैल्यू कब मिलता है? 2 कंडीशन में. एक तो टाइम खत्म हो जाने के बाद, या मैच्योरिटी पे या डेथ पे. यहाँ पे क्या हो रहा है? डेथ हो रहा है, तो पूरा सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है ना? When the premium paid for joint life policy is treated as an expense, अगर whole amount of premium paid for joint life policy is treated as an asset, expense के हिसाब से भी ट्रीट कर सकता है उसको, asset के हिसाब से भी ट्रीट कर सकता है. ठीक है? और when the surrender of the joint life policy is treated as an asset, surrender value जो है उसको as an asset treat कर रहा है. और when the whole amount of the premium paid for joint life policy is treated as an asset and joint life policy reserve is account is maintained. पहला केस में देखो, where the premium paid for joint life policy is treated as an expense. When the premium paid for joint life policy is treated as an expense at the time of preparation of final accounts at the end of the year, the amount is debited to profit and loss account. PL में लेके चला जाता है पूरा खर्चा के हिसाब से. In such a case, joint life policy account is not maintained. joint life policy क्या है? एक एसेट अकाउंट है. ठीक है ना? इसको मेंटेन नहीं कर रहा हम लोग, क्योंकि पूरा का पूरा खर्चा पे लेके जा रहे हैं हम लोग. ठीक है? When the policy matures, जब पॉलिसी मैच्योर होता है और एनी पार्टनर्स डाइज, दोनों में से कुछ भी एक कंडीशन होगा, तो द अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. अमाउंट मिल गया हम लोग को. द अमाउंट सो रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट. उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मान लेगा और पूरा क्रेडिट कहाँ हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम 10,000 रुपया प्रीमियम दे रहा है. ठीक है? फर्म जो है 10,000 रुपया प्रीमियम दे रहा है एवरी ईयर, तो वो 10,000 पूरा PL में लेके चला गया. अच्छा, 10,000 PL में लेके चला जाने से क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो जाएगा बिजनेस का. प्रॉफिट कम होने से हम लोग को मिलेगा भी कम. ठीक है ना? तो हमको कंटिन्यू 10 साल तक प्रॉफिट कम मिल रहा है, बिकॉज एवरी ईयर 10,000 रुपया एज एन एक्सपेंस जा रहा है. आगे जाके फ्यूचर में अगर मान लो कि 6 लाख रुपया मिला, तो तीनों जन इक्वली डिवाइड कर लेगा. क्योंकि 10 साल खर्चा में दिखा दिया, प्रॉफिट हम लोग को कम मिला, लास्ट में जाके जब पूरा पैसा मिलेगा वो 3 जन में डिवाइड हो जाएगा. ये ठीक है? अच्छा, जो भी एक्सपेंस होता है ना, हम तुम लोग को ये बोला था ना कि जो भी एक्सपेंस होता है और जो भी इनकम होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करता है? PL अकाउंट में ट्रांसफर करता है एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है? मान लो कि जो सैलरी है, सैलरी एवरी ईयर हम लोग एवरी मंथ हम लोग पे कर रहा है, तो साल में जाके टोटल पेमेंट कितना हुआ? 1,20,000. तो चलो ठीक है, एवरी मंथ हम लोग मंथ में क्या एंट्री करेगा? एवरी मंथ एंट्री करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. चलो कैश भी एसेट है, वो तो कम होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट सैलरी क्या है ना? एक्सपेंस है. तो सैलरी अकाउंट का तो बैलेंस शो करेगा ना. पहला मंथ अगर सैलरी अकाउंट बनाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे पहला मंथ सैलरी अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे लिख दिया टू कैश, तो यहाँ पे CD आ जाएगा. ये CD यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया. फिर हम लोग पेमेंट किया, CD कितना हो जाएगा? 20,000. ऐसे करके करते करते चलते रहेगा. लास्ट महीना में 11 महीनों तक पेमेंट कर दिया, तो टोटल सैलरी अभी तक 11 महीना में कितना दे दिया? 1,10,000. ये बैलेंस BD आ जाएगा. फिर 12वां महीना में सैलरी दे दिया, तो ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देगा? PL अकाउंट में. तुम एक चीज़ नोटिस करना, जब तुम टैली में एंट्री करता है, तुम कोई भी एक खर्चा, कोई भी एक एक्सपेंस मारो, या तुम कोई भी एक इनकम मारो, कोई भी एक साल में, जैसे अभी चल रहा है 23-24 चल रहा है ना, तो तुम 23-24 में कोई भी एक खर्चा मार दो कैश में, या कोई भी इनकम मार लो कैश में. ठीक है? तुम ईयर चेंज करो, फिर तुम देखना जो वो एक्सपेंस का जो लेजर है या इनकम का जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस 0 हो जाएगा. ये देखो, ये मैनुअल मेथड है.
हम लोग जब मैनुअली करते हैं ना तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, बट जब टेली में अगर हम लोग कोई भी लेजर बनाता है तो देखो लेजर बनाता है तो हम लोग 6 हेड के अंदर बनाता है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, यही हेड बनाता है। अगर तुम इनकम और एक्सपेंसेस हेड बना रहे हो ना तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो ऑटोमेटिकली पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, तुमको एंट्री मारने का दरकार नहीं पड़ेगा, मतलब पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट ये मारने का दरकार नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, वो डिजाइन ही वैसे ही है। तुम बस ईयर चेंज करके देखना। अब जैसे तुम कोई डेटर का लेजर खोलेगा तो उसका देखना नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बट जो इनकम और एक्सपेंस का है ना उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, वो वापस से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा साल भर में खर्चा कितना मारा, 1,20,000। मान लो कि 4,20,000 का प्रॉफिट होकर रखा है, ये पीएल अकाउंट है, ठीक है ना, 4,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, और हम लोग सैलरी 1,20,000 दिखाया, तो नेट प्रॉफिट अपना कितना हो, 3 लाख रुपया हुआ। अगर ट्रेड जेएलपी को हम लोग एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या मारेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा चला गया। इस केस में क्या होगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मान लो कि अपना 42,000 है और प्रीमियम हम पूरा का पूरा खर्चा दिखा रहा है 12,000 रुपया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000। इसके बाद क्या बनेगा, पीएल अप्रो, ये 30,000 प्रॉफिट यहाँ पे आ गया और ए बी सी को तीनों जन को इक्वली चला गया। ठीक है, अब अगर जेएलपी को ट्रीट कर रहा है एज एन एसेट, मान लो कि पहले प्रीमियम जो पे कर रहा है उसका तो एंट्री करना ही पड़ेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 12,000 का प्रीमियम पे कर दिया, बट हमको पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हम जाके उसको सरेंडर कर देगा तो हमको 9,000 रुपया मिल जाएगा। सरेंडर वैल्यू कितना है, 9,000 रुपया, कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमको 9,000 रुपया मिल जाएगा। तो मेरा तो खर्चा कितना हुआ, 3,000 का ही लॉस हुआ, तो मेरा पीएल में तो 3,000 ही जाना चाहिए। तो हम क्या करेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देगा, कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना गया, 3,000 गया। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 12,000। अच्छा, इसका लेजर कैसे बनेगा, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट जो लेजर बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम यहाँ पे डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट से 12,000। ठीक है, पीएल में कितना लेके गया है हम, 3,000, बैलेंस कितना रह जाएगा, सीडी 9,000, ये सीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। तो देखो जो भी हम तो क्या बोला कि एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, एक्सपेंस किसका कैरी फॉरवर्ड होता है, बैलेंस किसका कैरी फॉरवर्ड होता है, एसेट और लाइबिलिटीज का। तो यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो इसका मतलब या तो ये एसेट है या लाइबिलिटीज है, डिपेंड करेगा किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है तो एसेट है, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लाइबिलिटीज है, तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, तो 3,000 का हम लॉस बुक कर दिया, 9,000 का हम ये मान के चल रहा है एसेट में एज ए डेटर दिखा दिया कि हमको मिल जाएगा 9,000 रुपया। अच्छा चलो सरेंडर भी कर दिया, 9,000 रुपया आएगा तो जर्नल एंट्री क्या मारेगा। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में यहाँ पे जेएलपी दिखाएगा एज सरेंडर वैल्यू 9,000 रुपया दिखाया। अब अगर हम सरेंडर करेगा तो मेरा बैंक में पैसा आ जाएगा तो जेएलपी कितना, 9,000 रुपया, तो जेएलपी क्रेडिट कर लिया यहाँ पे, तो जेएलपी अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर 12,000 रुपया प्रीमियम लेके गया तो समझन को कितना मिला, 10-10-10। अगर हम 3,000 खर्चा लेके जाएं 40, वही सेम प्रॉफिट है, 3,000 खर्चा लेके जाए तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 39,000। तो ये 39,000 जो मिला तो ये तीनों जन इक्वली बांट दिया। तो जब भी कोई एक्सपेंस को हम लोग एज एन एसेट ट्रीट करता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको हम लोग खर्चा तो लिया नहीं, प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो इसका मतलब बेनिफिट उन लोगों को मिल गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जो जब 9,000 मिलेगा ना तो ये पार्टनर लोग में बटेगा नहीं, वो जो 9,000 वहाँ पे जो मिला ना 9,000 वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाने से क्या हुआ, 10,000 तो मिला ही है, फ्यूचर में जाके अगर 9,000 मिला तो एंट्री हम लोग क्या मारेगा, बैंक अकाउंट टू जेएलपी मारेगा, सेम 9,000 रुपया। ठीक है, बट जेएलपी तो एसेट साइड में दिखाई नहीं रहा है, तो उसका तो बैलेंस तो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेगा, फिर एक और एंट्री मारेगा जेएलपी टू ए टू बी टू सी, तो जेएलपी डेबिट भी हुआ, जेएलपी क्रेडिट भी हुआ, तो इक्वल हो गया वहाँ पे। तो 10-10-10 तो यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे 3-3-3 मिल गया। अब ट्रीटमेंट अलग है, तुम कैसे ट्रीट कर रहा है। एक जन ये बोल सकता है कि हाँ हम लोग को तो मिलना ही है सरेंडर वैल्यू, तो उसको सरेंडर वैल्यू दिखाओ बुक्स में, और एक जन बोलेगा नहीं पूरा का पूरा खर्चा मान लो, जब मिलेगा तब वो ले लेगा। दोनों तरीका से कर सकता है।
चीज समझ गया? तो ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम पेमेंट करेगा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। और जब इसको हम लोग पूरा का पूरा पीएल में ले लेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ले लिया। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर फॉर मेकिंग क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी, और जब क्लेम करेगा तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट होके फिर पार्टनर्स में चला जाएगा। फिर हम लोग को पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पे क्या था, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे डेटर था, वो डेटर खत्म हो जाएगा यहाँ पे और बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे अकाउंट, ये तो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग डेबिट करके खत्म कर देगा और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर, एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। क्रेडिटर्स बोल दिया, रिजर्व फंड बोल दिया, कैपिटल बोल दिया सबका, गुडविल बोल दिया, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट बैंक। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग क्या किसका ट्रीटमेंट करेगा, रिजर्व फंड का और गुडविल का। ये गुडविल को यहाँ से हटाएगा और यहाँ से ये रिजर्व फंड को हटाना है, ठीक है। ये चला जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ से भी ये हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बी का डेट हो गया 15 जून को, पार्टनरशिप डेट के हिसाब से क्या बोला, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ पे 15 जून दिया है, ठीक है ना। अभी हम दोनों को बात कर रहा था 15 जून का, 12 जून का बात कर रहा था तो 73 डेज ले लेता। यहाँ पे क्या 2.5 महीना ले लो एक बार में, 2.5 मंथ्स, ठीक है ना। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। क्या बोला, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। पास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ 18,000, 16,000, 20,000, 18,000। इसका पहले एवरेज निकालो फिर इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ इज डेट ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। अच्छा ये जो इस साल का जो प्रॉफिट लेना है ना वही सेम लेना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं लेना है, लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, हाँ। और वही करंट ईयर का प्रॉफिट मान के चलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया, 12% फंड के लिए एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया 1.5 लाख रुपए का, एनुअल प्रीमियम बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर जो प्रीमियम जो है वो पीएल अकाउंट में शो कर रहा है। अच्छा जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख फ्यूचर में मिल जाएगा, सही। क्या बनाना है, बीस लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू ए एंड सी कंटिन्यू एज ए पार्टनर बाय टेकिंग ओवर 20 शेयर इक्वली ले लिया। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा फिर तो, है ना। एसर्टेन द अमाउंट ऑफ, अच्छा नया शेयर किससे निकालेगा, बी का शेयर कितना है 2:1, बी का शेयर है 2/5, तो इसका आधा आधा करो पहले, आधा आधा कितना होगा, हाँ 1/5 और 1/5, 2/5 इंटू हाफ कर दो, ये 2 कटा तो 1/5। अच्छा 1/5 प्लस करेगा तो 2/5 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इतना ही ए और सी में उतना ऐड कर देगा। ए का शेयर कितना है 2/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 3/5, और सी का कितना है 1/5 प्लस 1/5 2/5। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 3:2। अच्छा गेनिंग रेशियो क्या होगा ये बताओ, अरे दोनों जन उसका आधा आधा लिया है तो इक्वली हुआ ना, 1:1, हाँ दोनों इक्वली गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लिया, रिजर्व फंड बांट लिया, गुडविल जो है वो हटा दिया, कि कैसे हटाया देखो, गुडविल कितना 30,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड किया तो हो गया 6,000 इंटू 2 करेगा तो 12,000 आ गया, 12,000 यहाँ पे, ठीक है। और रिजर्व फंड भी लिख लिया यहाँ पे। गुडविल, अच्छा गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ पहले कैलकुलेशन करो वर्किंग नोट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, लास्ट 4 ईयर्स को प्लस करके डिवाइड किया 4 से तो 18,000 आ गया, इंटू 3 टाइम्स बोला था 54,000, उसमें उसका शेयर कितना है 2/5 है, 54 होगा, 54,000 इंटू 2/5 किया 21,600, इसको आधा आधा कर दो कितना हो जाएगा 10,800, 10,800,
ठीक है, आ गया 10,800, 10,800, ठीक है। अब हम दोनों को एक बात बोला था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो पीएल सस्पेंस लिखना है, बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो क्या पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट से उसको दे देगा। अच्छा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट 4 साल का जो एवरेज है वो इस साल का मानना है, तो लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही लिया था, कितना हुआ था, 18,000 हुआ था। तो इस साल का भी प्रॉफिट हम लोग को कितना लेगा, 18,000 मान के चलेगा। अच्छा, 2.5 महीना तक था वो, तो 18,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया, 3750, ये 2.5 महीना का प्रॉफिट है। अच्छा, उसमें उसका शेयर कितना है, 3750 इंटू 2/5 मतलब 1500, तो ए भी देगा 1500, सी भी देगा उसको, सॉरी ए देगा 750, सी भी देगा उसको 750, ठीक है। आ गया 750, 750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है उसका, बी का 25,000, 25,000 इंटू 5% इंटू 2.5 मंथ्स, 12% है क्या, हम 12% है, तो 25,000 इंटू 12% फॉर 2.5 मंथ्स कितना है, 625 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिलेगा, 625 रुपया, ठीक है। अच्छा, ये सरेंट वो क्या था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 1.5 लाख रुपये का था, इंटू 2/5 किया, उसको कितना मिल जाएगा, 60,000। तो ये भी लिख दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसको 60,000। अब ये सबको टोटल किया, माइनस किया 12,000, तो उसका एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना चला जाएगा, 10,000, 1,06,725। अच्छा, क्या करना है इसको, 20 टू बी पेड द एंटायर अमाउंट। अच्छा, एंटायर अमाउंट पे करना है, तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा, फिर यहाँ से उसको पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 10,000। आ जाओ 53 में, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 3/10 और 3/10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। 31 मार्च को बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, तो जनरल रिजर्व को बांट दो, बैंक में है पैसा, डेटर है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यहाँ पे देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 8,000 आया है, मतलब हम लोग को ये समय सरेंडर वैल्यू आ रही है 8,000 रुपया, ठीक है। मतलब हम लोग पीएल में कमती लेके गया है, प्रीमियम जितना भी पे किया हो उसमें से 8,000 रुपये कमती दिखाया हुआ है वहाँ पे, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो लोग को बेनिफिट मिल चुका इतना। ये जो है ना, ये प्रीमियम अमाउंट है जो हम लोग एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पे आ गया। सम एश्योर्ड कितना बोल दिया, 40,000। फिक्स्ड एसेट कितना है, 1 लाख, गुडविल कितना है, 15,000, इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। बी का डेथ हो गया 1 अप्रैल को, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। Beside his capital and reserves, B's legal representatives are entitled to his share of goodwill on the basis of total profit of the last 3 years, which were इतना। His share in the joint life policy asset to be revalued as fixed asset को 1,20,000 करना है, 2,000 out of debtor are to be bad and provision, 5% is to be made for bad debt, 2% on discount on debtor, prepaid insurance 490, outstanding salaries 3,000, और all टाइपराइटर था वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, कितना का, 4,000 का। पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। रेवोल्यूशन अकाउंट, पहले रेवोल्यूशन अकाउंट में क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है देख लो। फिक्स्ड एसेट कितना है, 1 लाख, और यहाँ पे कितना है, 1,20,000, तो 20,000 बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग 20,000 यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। और क्या है, 2,000 आउट ऑफ डेटर्स आर बेड एंड प्रोविजन, बेड है, डेटर बेड, एसेट को कमाना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यहाँ पे लिख दिया 2,000 बेड डेप्ट, ठीक है। और क्या है, प्रोविजन कितना बनाना है, 5%। अच्छा, कैसे बनाएगा 5%, देखो 2,000, 20,000 पे पहले तो 2,000 माइनस करो, ऑलरेडी बेड डेप्ट हो गया 18,000, इस पे 5% करना, मतलब आ जाएगा 900 रुपया, ठीक है ना, ये आ गया 900 रुपया, ठीक है। अब आ जाएगा 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये किस पे आएगा, देखो डेटर 20,000 है, 2,000 बेड डेप्ट हो ही चुका, उसका पैसा तो मिलना ही नहीं है। अच्छा, प्रोविजन किस पे बनाता है, जो पैसा मिलने वाला रहता है उस पे प्रोविजन बनाता है, ठीक है। तो हम लोग 2,000 बेड डेप्ट हटा दिया, अब एक्चुअल में डेटर कितना 18,000, उस पर प्रोविजन बना दिया 5% का, ठीक है। अब डिस्काउंट उसी को देगा जो अच्छा कस्टमर होगा, उसमें भी हम लोग 900 ये मान के चल रहे हैं वो नहीं मिलने वाला, यही तो बनाया प्रोविजन। तो एक्चुअल में गुड डेटर कितना, अच्छा डेटर कितना है, 17,100, इस पे 2% का बनाएगा हम लोग 340
ठीक है ना, 342 का डिस्काउंट बना दिया, ठीक है। और क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 490। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, एसेट है। अच्छा यहाँ पे कुछ प्रीपेड एसेट है क्या, नहीं है, तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 490। अच्छा टाइपराइटर भी एक तो था, वो भी बुक्स में नहीं था, वो भी बढ़ा दिया हम लोग। और क्या है, आउटस्टैंडिंग सेलिंग लाइबिलिटी बढ़ाना है 3000, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ा दिया 3000, यहाँ पे आ गया बाकी का। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियस बात है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट का कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट का इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आने का मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 40,000 का है, बट बुक्स में दिखा रहा है, बुक्स में सरेंडर वैल्यू दिखा रहा है 8,000। इसका मतलब ये 8,000 का बेनिफिट ऑलरेडी हम दे चुका, क्योंकि हम खर्चा कम दिखाया वहाँ पे, ठीक है ना। तो 40,000 यहाँ पे आया बैंक अकाउंट से जो मिला, बैलेंस बीडी में यहाँ पे 8,000 आएगा। देखो 8,000 हम लोग मान के चला कि 8,000 हम लोग को फ्यूचर में मिल जाएगा इधर सरेंडर वैल्यू, बट मिला कितना हम लोग को, सरेंडर वैल्यू तो अब नहीं मिलने वाला, 8,000 तो नहीं मिलने वाला, मिला कितना, मैच्योरिटी वैल्यू जो कि है 40,000 रुपया। तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 8,000 का बेनिफिट तो दे ही चुका, अब 32,000 का देने से टोटल 40,000 का बेनिफिट मिल जाएगा वो लोग को, है कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, रिजर्व मिला उसको लिख दिया, शेयर ऑफ गुडविल जो आया आ गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से 12,000 आ गया, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया, गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ पे लिख दिया, जो बैलेंस शीट में आ रहा है ना गुडविल वो उसका है, ठीक है ना। तो बी का एग्जीक्यूटिव को कितना चला गया, ठीक है।